चलिए 5 बजे खबरें आपको दिखाएंगे, जहां पर तमाम जो बड़ी खबरें हैं प्रदेश और देश की वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में विपक्षी ताकत दिखाने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है, जो कि तेलंगाना के दौरे पर हैं। और आज इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज वर्चुअली रूप से सांसद महाकुंभ, खेल महाकुंभ का आज शुभारंभ किया जाएगा। तमाम जो सांसद हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। और चलिए बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार यूपी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यहां काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। तो अपने आप में काफी अहम भी ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार यूपी का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। कल ही उनके कार्यकाल का विस्तार हुआ है और अब उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। सबसे पहले काशी विश्वनाथ जाएंगे, यहाँ पर मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे और उसके बाद 20 जनवरी को गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करने का भी जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं, अपने कार्यकाल के विस्तार के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, यहाँ रहने वाले हैं और यहाँ पर कई जो कार्यक्रम है उनमें शिरकत करेंगे। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, पूजन अर्चन करेंगे और इसी के साथ माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं जेपी नड्डा। लेकिन सबसे पहले ये जानकारी मिल रही है कि वाराणसी जाएंगे, वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। उसके बाद 20 जनवरी को गाजीपुर में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है जेपी नड्डा का, जो कि कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। और क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होना है और उसे लेकर भी काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से 22 जनवरी को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत तमाम जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हुई मंथन पर भी चर्चा होगी। तो देखिए 2 दिनों तक दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व के सामने जो तमाम मुद्दे थे, तमाम चीजें थी, उन्हें लेकर चर्चा हुई है। और क्या रणनीति रहेगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, इस पर भी अब मंथन किया जाएगा प्रदेश कार्य समिति बैठक में। तो ये जानकारी मिल रही है, जिसका आयोजन 22 जनवरी को होना है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह समेत प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन होगा। लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद प्रदेश अध्यक्ष हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब 22 जनवरी को यूपी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाली इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन किया जाएगा। हाल ही में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, उसको लेकर यूपी के लिहाज से जो मंथन हुआ, उन मुद्दों पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। और उद्देश्य यही कि नीचे के कार्यकर्ता तक ये मैसेज पहुंचे कि आखिर उन्हें 2024 के लिहाज से किस तरह आगे काम करना है। सूत्रों की माने तो इस बैठक के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से समय भी मांगा जा रहा है। बहरहाल आगामी 2024 के चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो भारतीय जनता पार्टी का 24 का जीत का प्लान क्या है और क्या मंथन किया जाएगा, ये पॉइंट्स के जरिए जरा आप समझिए। 22 जनवरी को लखनऊ में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उनकी जानकारी भी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें दी जाएगी। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये तय किया जाएगा, आगे की जो रणनीति है उस पर भी काम करने की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय एजेंडे को पदाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा।
जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, जो कार्यकारिणी में तमाम जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, जो जीत का मंत्र प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, कैसे कार्यकर्ताओं तक उन्हें पहुंचाना है, पदाधिकारियों तक उन्हें पहुंचाना है, ये कार्यकारिणी की बैठक में तय किया गया था। और अब प्रदेश कार्य समिति की जब बैठक होगी तो इन तमाम चीजों की शुरुआत होगी और बूथ स्तर पर अब पार्टी जाएगी और 2024 के चुनाव के लिए मंथन भी किया जाएगा। इस बैठक में ये जानकारी मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। महामंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्या तैयारी थी कार्यकारिणी की बैठक में, क्या मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई है, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या रूपरेखा है, आगे आने वाले समय में विजय रथ को कैसे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाना है, इस बैठक में उसे लेकर भी चर्चा की जाएगी, जो कि अपने आप में काफी अहम मानी जा रही है बैठक। चलिए आगे बढ़ेंगे तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के रोड मैप पर मंथन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निकले सुझावों पर भी चर्चा होगी और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। सबसे पहले जो कमजोर बूथ है उन्हें मजबूत करने का प्लान बनाया जाएगा। हर जिले की निगरानी मंत्रियों को देने की तैयारी अब की जा रही है। परिणाम बदलने वाले 2024 बूथों पर मंथन होगा और मुस्लिम बाहुल्य वाले इलाके के बूथों पर भी मंथन किया जाएगा। इसी के साथ साथ पसमानदा मुस्लिमों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होनी है और 22 जनवरी को भाजपा कार्य समिति की बैठक होनी है। तो ये पूरी रूपरेखा है जिसमें बैठक में चर्चा होगी। क्या ऐसी चीजें हैं जिन पर विशेष तौर पर फोकस रहने वाला है, मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं वहां पर कैसे मंथन करना है, इस पर भी चर्चा होगी। और इसी के साथ साथ 24,000 बूथों पर भी मंथन होगा, जो परिणाम बदलने वाले हो सकते हैं आने वाले चुनाव में। ये तमाम वो बड़ी रूपरेखा है, बड़े वो पॉइंट्स हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में चर्चा हो सकती है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव आज तेलंगाना में केसीआर की रैली में शामिल होने वाले हैं। तेलंगाना के खम्मम में केसीआर की रैली होनी है। खम्मम में कांति वेलुगु के दूसरे चरण की शुरुआत होगी और केसीआर की रैली में विपक्ष के कई नेता भी शामिल होंगे। अखिलेश यादव का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कैसे तीसरे मोर्चे को मजबूती के साथ 2024 में लाना है, इसे लेकर विपक्ष की तरफ से तैयारी की जा रही है। और देखिए, शुरुआत इसकी तेलंगाना से हुई है, जहां अखिलेश यादव 2 दिन के अपने दौरे पर हैं तेलंगाना के। और आज खम्मम में जब रैली होनी है सीएम केसीआर की, तो उसमें भी अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं। न सिर्फ अखिलेश यादव, माना यह जा रहा है कि विपक्ष के जो कई बड़े चेहरे हैं, कई बड़े नेता हैं, वो भी केसीआर की रैली में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं, जो कि काफी अहम मानी जा रही है। तो क्या है अखिलेश का दक्षिण से उत्तर तक का चैलेंज, वो आपको समझाते हैं। तो देखिए, केसीआर की रैली में आज अखिलेश यादव शामिल होने वाले हैं। केसीआर के साथ साथ नए समीकरण साधेंगे अखिलेश यादव और 2024 से पहले थर्ड फ्रंट की तैयारी करने की तैयारी है। केसीआर के साथ कई बड़े जो चेहरे हैं वो दिख चुके हैं और केसीआर के साथ इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव मुलाकात कर चुके हैं। खम्मम में कांति वेलुगु की शुरुआत करेंगे केसीआर और बीआरएस करने के बाद केसीआर पहली जनसभा करने वाले हैं। एक मंच पर नजर आएंगे विपक्षी दलों के नेता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और केरल के सीएम पी विजयन भी इस रैली में शामिल होने वाले हैं। तो विपक्ष के ये वो बड़े चेहरे हैं जो केसीआर की रैली में शामिल होने वाले हैं। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 में कैसे विपक्षी एकता को लाना है, कैसे विपक्ष के जो चेहरे हैं उसे मजबूती के साथ लाना है, इसकी तैयारी कर रहा है तीसरा मोर्चा। और चलिए आगे बढ़ेंगे गाजियाबाद से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद के 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई हो गई है। 20 से 25 लड़कों पर बेल्ट और डंडों से पीटने का आरोप लगा है। दोनों युवकों पर चाकू से भी हमले का आरोप है। दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद की घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 20 से 25 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने बेल्ट और डंडों से इन दोनों युवकों की पिटाई कर दी और दोनों युवकों पर चाकू से भी हमले का आरोप है। हालांकि दोनों युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद की घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं और आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे 20 से 25 लड़के आते हैं और इन दोनों युवकों पर जमकर बरसते हैं। विवाद किस बात को लेकर हुआ, इस बारे में जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन इन दोनों युवकों पर डंडों और चाकू से हमला किया, जिसके बाद ये घायल हुए हैं और अस्पताल में अब इन्हें भर्ती करवाया गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद की तस्वीरें बताई जा रही है और आप देखिए कैसे एकदम से 20 से 25 जो युवक है मौके पर इकट्ठा होते हैं और इन दोनों युवकों पर जमकर बरसते हैं। हालांकि किस बात को लेकर यह विवाद हुआ है, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। और अब वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता दें, बेरहमी से महिला को मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। सिगरा थाने के नई पोखरी में महिला को बेरहमी से पीटा गया है। महिला अपनी बीमार बहन को देखने गई थी और किसी बात पर विवाद होने के बाद
बहन के लड़के ने महिला की पिटाई कर दी। महिला को मारने वाले युवक का नाम दीप नारायण प्रजापति है, जो रिश्ते में महिला का भांजा लगता है। उसने अपनी मौसी को मार मार कर अधमरा कर दिया। मारपीट की 2 तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और बताया ये जा रहा है कि ये वीडियो पिछले महीने का है। और अब देखिए ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से इस महिला के साथ मारपीट की जा रही है, जो कि अपनी बहन को देखने पहुंची। इधर गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोएडा फेज 2 कोतवाली के प्रभारी परमहंस तिवारी सस्पेंड हो गए हैं। काम में लापरवाही बरतने पर परमहंस तिवारी को सस्पेंड किया गया है। परमहंस तिवारी पर अधिकारियों को गुमराह करने का भी आरोप लगा है। तो ये बड़ी कार्रवाई की है गौतम बुद्ध नगर पुलिस की कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई, जहां नोएडा फेज 2 कोतवाली के प्रभारी परमहंस तिवारी को सस्पेंड किया गया है। बताया जा रहा है कि काम में लापरवाही बरतने पर इन पर ये गाजगिरी है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया है और अधिकारियों को गुमराह तक करने का इन पर आरोप लगा है। अब प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां माफिया अतीक अहमद से जुड़ी यह खबर है। राजूपाल मर्डर केस में अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने में फैसला सुनाने का आदेश दे दिया है। प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट को आदेश दिए गए हैं कि जल्द ही 2 महीने में फैसला सुनाया जाए। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की हत्या हुई थी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह आदेश है कि जल्द से जल्द यानी कि 2 महीने में इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाए। राजूपाल मर्डर केस का यह पूरा मामला है, जिसमें अतीक अहमद की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में और बढ़ सकती है। प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट को आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द इस पूरे मामले में सुनवाई हो और फैसला सुनाया जाए। तो क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, ये आपको बता दें। राजूपाल मर्डर केस का फैसला जल्द करे, ये आदेश दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से। 2 महीने में फैसला सुनाने के आदेश कोर्ट की तरफ से दे दिए गए हैं। जस्टिस DK सिंह की सिंगल बेंच ने विशेष कोर्ट को यह आदेश दिया है। प्रयागराज की स्पेशल MP MLA कोर्ट को यह आदेश दिए हैं और हाई कोर्ट ने MP MLA कोर्ट के आदेश को रद्द किया है। ये पूरा मामला है जो कि आपको जानकारी दे दें। हाई कोर्ट ने MP MLA कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके बाद अब ये कहा गया है कि 2 महीने में इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाए। तो आने वाले समय में अतीक अहमद की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है। अब 2 महीने में फैसला देने का आदेश क्यों दिया गया है, ये भी आप समझिए। स्पेशल MP MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। चश्मदीद गवाह कृष्ण कुमार पाल ने इसे चुनौती दी थी। विशेष कोर्ट ने 2 गवाहों की प्रति परीक्षा की अनुमति दी थी और हाई कोर्ट ने फिर से प्रति परीक्षा कराने की अनुमति को गलत मान दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि फिर से प्रति परीक्षा की अनुमति न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और चश्मदीद गवाह की याचिका पर विशेष कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया। अब 2 महीने में अतीक अहमद के गुनाहों पर फैसला होगा। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजूपाल की हत्या हुई थी और मामले में अतीक और उसके छोटे भाई खालिद और अशरफ आरोपी माने जा रहे हैं और अब आने वाले समय में इसी पूरे मामले में अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो 2005 का ये मामला है। अब हाई कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि 2 महीने में इस पूरे मामले की सुनवाई करें। अब आगे क्या होना है, 2 महीने में ही इस पूरे मामले पर तय किया जाए। तो राजूपाल कि मर्डर का ये पूरा मामला है, जिसमें अतीक अहमद मुख्य आरोपी है और अब आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इधर गाजीपुर में एक अधिकारी का विवादित बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दर्शन पूजन करने के लिए नोडल अधिकारी के साथ मुख्य विकास अधिकारी, SDM सेवराई और नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर मंदिर पहुंचे थे। मंदिर से दर्शन पूजन कराकर लौटने के बाद सेवराई तहसील के नायब तहसीलदार हिम्मत बहादुर ने देवी देवताओं और मंदिर में पूजा करने वाले लोगों का विरोध शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान भी दे डाला। नायब तहसीलदार ने सार्वजनिक स्थान पर मंदिर में पूजा या आस्था रखने वाले लोगों को बेवकूफ बताया है। क्या और उन्होंने कहा है, क्या विवादित बयान है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या कहते हैं बिजनेस, अरे बेवकूफ हैं। मंदिर में पूजा तब क्या है, उनको क्या ईश्वर का ज्ञान है, क्या बोध है, क्या जो मंदिर में पूजा करने जाता है उसको बोध नहीं है। बोध नहीं है, एकदम नहीं है कि बोध ईश्वर का है। ईश्वर आप में है, हमारे में है, बोलते हैं। उनको हमने बनाया है पूजा करने के लिए, हमने बनाया उनको। कोई बनाया होगा ना। हाँ, तो वहाँ आस्था जुटी है ना। आस्था तो अब तो आपको आस्था है, गलत है ना। मंदिर में आस्था है तो गलत है। तो राम मंदिर भी आप में है, ईश्वर आप में है, हमारे में है, सब में है। तो राम मंदिर उतना लाखों वो तो दुकानदारी चल रही है। दुकानदारी चल रही है, दुकानदारी है, वो कुछ है नहीं। राम मंदिर दुकानदारी है। तब क्या है, डंके के चोट पर मैं साबित करूँ, कहीं भी ले जाइए उसको, दुकानदारी है।
अयोध्या का इतने हाँ, दुकानदारी एकदम जाइए, निकालिए जितना निकालना हो, इतना कमजोर हम नहीं हैं। अगली बड़ी खबर आगरा से है, जहां खुलेआम अवैध खनन जारी है। पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह का दावा फेल हो गया है। खनन माफिया पर नकेल पुलिस नहीं कस पाई है। रात में 6 से ज्यादा ट्रॉलियों से अवैध खनन का काम लगातार जारी है। प्रॉपर्टी डीलर के लिए अवैध खनन का आरोप लगा है और प्रॉपर्टी डीलर की जमीन का भराव करने के लिए 2 दिन से खनन हो रहा है। थाना पिनाहट क्षेत्र के नाहर सिंहपुरा के पास अवैध खनन का जो ये वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो प्रशासन की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि खनन माफियाओं पर जो नकेल है वो कसी जा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है कि रात के वक्त कैसे अवैध खनन किया जाता है पुलिस की नाक के नीचे। प्रॉपर्टी डीलर के लिए ये अवैध खनन करने का आरोप है और इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कई बार जो लोग हैं वो शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इन पर नहीं हुई है। और अब खबर जालौन से है, जहां छात्रा सुसाइड मामले में एक्शन देखने को मिला है। शिकायत के 12 घंटे में ही दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। 16 साल की नाबालिग लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी और आरोप है कि गांव के ही 2 लड़के स्कूल जाते वक्त इस नाबालिग को परेशान करते थे। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जालौन से, जहां छात्रा सुसाइड मामले में अब एक्शन भी देखने को मिला है। शिकायत के 12 घंटे में ही पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी की थी और ये बात सामने आई थी कि ये 2 लड़के स्कूल जाते वक्त उसे परेशान करते थे। एक युवती ने ग्राम बरसार में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बारे में परिजनों ने आज थाने पर सूचना दी और ये बताया कि 2 लड़के उसको परेशान कर रहे थे, इस कारण से उसने आत्महत्या की है। इस संदर्भ में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया था। संज्ञान में मामला आते ही तत्काल टीमें गठित करके दोनों अभियुक्तों को दयाशंकर और पुष्पेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। दोषियों के विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लखनऊ की सड़क पर रोमांस करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। हजरतगंज पुलिस ने स्टंट करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी पर लड़का और लड़की अश्लील स्टंट कर रहे थे। डीसीपी अपर्णा रजत कौशिक, एडीसीपी राजेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में इंस्पेक्टर हजरतगंज अखिलेश मिश्रा और उनकी टीम ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। और ये देखिए, ये वही वीडियो है जो कि कल लखनऊ की सड़कों से काफी वायरल हो रहा था और इस पूरे मामले पर अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि किस तरीके से पब्लिक प्लेस पर अश्लीलता फैलाई जा रही है। और विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, एबीपी गंगा की खबर का असर हो गया है, आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और क्या जानकारी? बिल्कुल ऐसे देखिए, ये जो वीडियो है वो वायरल हुआ था, लेकिन उसमें बाइक जो स्कूटी है उसका नंबर स्पष्ट नहीं था। तो हजरतगंज पुलिस ने जब इसको सर्च किया सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि पूरे हजरतगंज बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों के माध्यम से डिटेल निकाली गई, नंबर साफ हुआ, उसके बाद स्कूटी का पता लगा। ये जो देहात क्षेत्र है वहाँ का एक लड़का है और लड़की, सबसे खास बात यह है कि लड़की नाबालिग है, किशोरी है। इसलिए पुलिस ने जब आइडेंटिफाई किया बाइक के नंबर के आधार पर, स्कूटी के नंबर के आधार पर, उस लड़के को अरेस्ट किया है और लड़की को चेतावनी देके, उनके जो माता पिता हैं उनको चेतावनी देके छोड़ा गया है। नाबालिग को इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन जो टीम पुलिस की लगी थी उन्होंने काफी इस पे मेहनत की। कम से कम 20 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, चूंकि वायरल हो गया था। एबीपी गंगा ने इसको प्रमुखता से दिखाया भी था कि किस तरह से हजरतगंज जैसे जो तहजीब का शहर माना जाता है, पूरे न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में तहजीब के शहर के रूप में पहचान है, वहां पर इस तरह की अश्लीलता सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया और अश्लील प्रदर्शन, और युवक युवती बताए जा रहे थे। लड़की नाबालिग निकली है, उसको छोड़ा गया है। तो पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया था, अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया था, लेकिन अब वो नेम्ड हो गया है, गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया है। साथ ही उनके जो अभिभावक हैं उनको चेतावनी दी गई है। लड़की के अभिभावक को भी बताया गया है कि वो इस तरह की जो अश्लीलता सार्वजनिक रूप से कर रहे थे, समाज को दूषित करने की एक ये परंपरा शुरू हो रही है। तो इस तरह की चीजें गलत है और पुलिस ने इस मामले में एक एडवाइजरी भी जारी की है और ये कहा है कि कोई भी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरतगंज में जो पुलिसकर्मी है, जो ट्रैफिक के लोग हैं, उनको कहा गया है कि अगर कोई ऐसा नजर आता है, क्योंकि कल इस पे कार्रवाई नहीं हुई थी, ट्रैफिक के लोगों ने देखा था लेकिन उन्होंने जाने दिया। बिल्कुल विवेक, और कहीं ना कहीं देखिए इस कार्रवाई के बाद जो ऐसे युवक और युवतियां हैं वो जरूर सीख ले, यही हमारी उम्मीद है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।